नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच पर केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। ईमानदार सिसोदिया को जेल भेजने की केंद्र की साजिश। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के चंगुल में फंसी सोनिया गांधी। सवालों के संतुष्ट जवाब न देने के चक्कर में 25 जुलाई को फिर होगी पूछताछ। शिवसेना के बागी विधायक ने उद्धव ठाकरे पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, शिंदे को जान से मारने की सुपारी दी गई। धमकी के बाद भी सुरक्षा बढ़ाने से ठाकरे ने किया इनकार। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से खंड खंड हुई विपक्षी एकता। ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से बनाई दूरी। कहा, नहीं होंगी चुनाव में शामिल। नुपुर शर्मा को मारने आए पाक घुसपैठिए रिजवान पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में महाराजा रणजीत की तोड़ी थी मूर्ति। पाकिस्तान में भी है केस दर्ज। आज की सबसे पहली खबर में बात ईमानदार पार्टी के ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल की करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की चर्चित शराब नीति की सीबीआई जांच होगी। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसके बाद केजरीवाल बौखला गए हैं, क्योंकि इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम जैसे ही आया, केजरीवाल मोदी सरकार पर आरोप लगाने लगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने पहले ही कहा था कि सरकार कट्टर ईमानदार सिसोदिया को जेल में डालने की साजिश रच रही है। केस झूठा है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नेता ही हर बार क्यों फंस जाते हैं? देखिए, केजरीवाल ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। हर 5 सेंटेंस में 3 बातें उसकी झूठ होती है जी। आज उसने जो आरोप लगाए वो निराधार है। निराधार इसलिए क्योंकि 8 जुलाई को ही इसकी ही सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने पत्र लिखा जी। किसे? केजरीवाल को ही और एलजी को, कि कैसे जो आबकारी नीति है, जो एक्साइज पॉलिसी जिसके तहत दिल्ली के गली गली मोहल्लों मोहल्लों में आपने शराब की दुकान खुलवाई है, उसमें क्या क्या गड़बड़ झाला हुआ है जी। उस दिन से अब तक आप चुप क्यों थे? इंतजार कर रहे थे एक्शन का। और जैसे ही इसके ऊपर सीबीआई की जांच के आदेश दिए जाते हैं, ये आ जाते हैं कि नहीं, हम तो कट्टर ईमानदार है। भाई, कट्टर ईमानदार बोल देने से कट्टर ईमानदार हो जाता है? तुमने तो ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन की हमने सारी फाइलें देख ली, कट्टर ईमानदार है सत्येंद्र जैन। जो आरोप लगे हैं वो केंद्र की बदले की राजनीति है। क्या हुआ? 2 महीने से जेल के अंदर में बेल क्यों नहीं मिल रहा? जेल में क्यों सड़ रहा है? अगर सरकार कुछ कर रही है, कोर्ट से तो तुमको बेल मिल जानी चाहिए थी। जांच के दायरे में उसके पूरे सगे संबंधी आ गए। 4 फ्रॉड कंपनी, सेल कंपनी उसके साथ। अभी तक इसने जवाब नहीं दिया है कि सत्येंद्र जैन ने 200 बीघे जमीन दिल्ली के अंदर में खरीदने का पाप कर रहे हो, पैसे कहां से आ रहे हैं? और इसके ऊपर जो आरोप है वो आरोप बहुत ही सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। ये खेल, ये जांच अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब इस स्कैम में नपने वाले हैं। क्योंकि नियम कानून की तो इस लोगों ने धज्जियां उड़ा करके रख दी। और जिस हिसाब से कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो खत लिखा है, जो तथ्य दिए हैं, उसमें मनीष सिसोदिया का जेल जाना, इसे कोई टाल नहीं सकता। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ कट्टर ईमानदार केजरीवाल के नेताओं पर ईडी सीबीआई की नजर है, तो वहीं दूसरी ईमानदार पार्टी कांग्रेस की मालकिन सोनिया गांधी ईडी की रडार पर हैं। कल सोनिया से ईडी की पूछताछ 2 घंटे 20 मिनट तक चली, जिसके बाद उनकी छुट्टी हो गई। लेकिन ईमानदार मालकिन ने ईडी के सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, इसीलिए 25 जुलाई को नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को फिर से हाजिरी लगानी होगी, जिस पर विपक्ष फिर तमाशा जरूर करेगा। डॉक्टर साहब, सोनिया गांधी से जब ईडी की
पूछताछ पूरी नहीं हुई तो इतने कम समय में उन्हें क्यों जाने दिया और फिर 25 जुलाई को अब क्यों बुलाया गया? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि जैसे ही वो निकली कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि ईडी ने कह दिया कि हमारे पास सब पूछने के लिए कुछ बचा नहीं, हमारे पास सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया, बड़ी बहादुरी से सोनिया गांधी ने ईडी के अधिकारियों का जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी के बारे में कहा गया था। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 2.25 घंटे की इस पूछताछ के दौरान 2 बार सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई। कठिन सवाल जैसे ही पूछे जाते थे इनकी आवाज़ बंद हो जाती थी, गले में दर्द हो शुरू हो जाता था, दवाई की जरूरत पड़ती थी। नेबुलाइजर, डॉक्टर, प्रियंका वाड्रा सब दूसरे कमरे में बैठे हुए रहते थे। और जब इनसे हवाला रैकेट के बारे में पूछा गया, इन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब आज मैं ज़्यादा देर तक जवाब नहीं दे पाऊंगी, मुझे फिर कभी बुलाइए। तो सोमवार की तारीख जो है मुकर्रर की गई। दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी ईडी दफ्तर के अंदर कुछ और बाहर कुछ और प्रोपेगेंडा करना चाहती है। और आप वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। चिदम्बरम कह रहे हैं कि भाई सवाल ही नहीं बचे। अच्छा, सवाल नहीं बचे तो फिर सोमवार को क्यों बुलाया गया? हकीकत यह है कि वो सही सवालों का जवाब नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए ईडी के अधिकारियों का कि अब तक ये गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन ये रवैया रहा तो सोनिया गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि वो चीज़ों को घुमाने के चक्कर में है। वो कहती हैं कि मुझे मालूम नहीं, याद नहीं, या गुम हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें नोट की जा रही हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। इसलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर से ये जो पीएमएलए के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये जो केस चल रहा है, उस पर तलवार इनकी गर्दन पे अभी लटकी हुई है। जी बिल्कुल, सोनिया गांधी से पूछताछ का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे का सियासी राजपाट खत्म हो गया है और आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। शिवसेना के बागी विधायक सुहास कांदे का आरोप है कि एकनाथ शिंदे को जान से मारने की सुपारी दी गई थी। ये सुपारी नक्सलियों को दी गई थी। ये बात जानने के बाद केंद्र से एकनाथ शिंदे को Z+ सुरक्षा देने का फैसला किया गया, लेकिन वर्षा बंगले से फोन करके सुरक्षा बढ़ाने से मना कर दिया गया। यानी कि उद्धव ठाकरे ने सुरक्षा नहीं बढ़ाई। पहले तो उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की नाकदरी की और अब बेटा वापस बुलाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे ने शिंदे की सुरक्षा न बढ़ाने का आदेश क्यों दिया? देखिए, ये एक बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। इसका जवाब तो सामने आकर के उद्धव ठाकरे को स्वयं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नक्सलियों से थ्रेट है तो शिंदे साहब की जान खतरे में थी, क्योंकि नक्सली तो टेररिस्ट होते हैं। ये जो वामपंथी नक्सली या अर्बन नक्सल्स, ये कहने को डेमोक्रेटिक सोशल एक्टिविस्ट कहलाते हैं, हकीकत में ये आतंकी हैं। और एक इतने बड़े आतंकी संगठन की तरफ से धमकी मिल रही हो और केंद्र की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराने की पहल भी की गई हो, तो मुख्यमंत्री ने क्यों मना कर दिया? ये मत भूलिए कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं शरद पवार से भी है, क्योंकि शरद पवार जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, या शुरू से ही ये कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ये दोनों ही नक्सलियों के समर्थक रहे हैं ओपनली। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, जिस हिसाब से जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये पूरा जो बवाल मचा था, ये मत भूलिए कि एनसीपी का लीडर और राहुल गांधी ये दोनों जेएनयू गए थे इन नक्सलियों के समर्थन में। ये आतंक के समर्थक हैं। और जब खतरा इतने बड़े लीडर के ऊपर आ रही थी, तब उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्यों किया? हम कयास लगा सकते हैं। एक वजह तो ये हो सकती है अहंकार, दंभ, घमंड, कि मेरे बेटे को इस तरह की सुरक्षा नहीं है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह की सुरक्षा दी जाती है तो हमारे बेटे की कद जो है वो कम हो जाएगा। एक पॉसिबल रीजन तो यही नजर आ रहा है। दूसरा पॉसिबल रीजन ये नजर आ रहा है कि जरूर उद्धव ठाकरे ने सलाह ली होगी शरद पवार से, और शरद पवार ने कहा होगा कि नहीं, मत दो,
मरने दो। ये क्योंकि ये थ्रेट्स इनको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। जब ये नक्सली हिंदुस्तान में रह के प्रधानमंत्री मोदी की मर्डर के, उनके असैसिनेशन की प्लानिंग कर सकते हैं, तो ये तो हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे ने अपनी सियासत को बचाने के लिए हर उस काम को अंजाम दिया जो इंसानियत के दायरे से बाहर था, लेकिन दायरे से बाहर जाने का काम पूरे विपक्ष ने भी किया, पर एक ही झटके में विपक्ष की एकता खंड खंड हो गई है। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के बाद विपक्ष परेशान है और घुटने टेकने पर मजबूर है, खासकर ममता बनर्जी जो चुनाव के लिए सबसे ज्यादा बैठकें कर रही थी। वही ममता बनर्जी यशवंत सिन्हा की करारी हार के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होंगी। ना वो विपक्ष के साथ हैं और ना ही बीजेपी के साथ। डॉक्टर साहब, विपक्ष में एकता बनाते बनाते ममता बनर्जी ने खुद ही दूरी बना ली है। क्या विपक्ष टूट गया? देखिए, ममता बनर्जी की अपनी स्ट्रैटेजी है। ममता बनर्जी विपक्ष के साथ इसलिए है क्योंकि वो चाहती है कि विपक्ष उनको एक यूनानिमसली डिक्लेयर्ड अपोजिशन लीडर, कि भाई आप जो है सर्वमान्य नेता विपक्ष के, वो बनना चाहती हैं। उन्होंने जैसे ही देखा ये राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को आगे करने का मतलब क्या था जी। वो तो तृणमूल कांग्रेस से थे, ताकि एक इमेज क्रिएट हो कि कांग्रेस को रिप्लेस करके तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी से राष्ट्रपति का चुनाव, वो ये चाहती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको तृणमूल कांग्रेस नॉमिनेट करे। मोस्ट प्रोबेबली वो चाहती थी कि कोई तृणमूल कांग्रेस का ही हो। लेकिन हुआ ये कि ममता बनर्जी विपक्षी उम्मीदवार को तो समर्थन दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कोई आ जाएगा और उसका समर्थन ये करेंगी, तब तो ये मानना पड़ेगा कि 2024 में मोदी से अगर किसी की डायरेक्ट फाइट होगी तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपके सर्वमान्य नेता होने का जो सपना था, शरद पवार और बाकी लीडर्स ने चकनाचूर कर दिया। इसलिए वो नाराज हो गई, इसलिए वो कह रही कि ना हम इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। दिक्कत क्या है, अति उत्साह में जो बहुत ज़्यादा व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है जी। हकीकत को बिना समझे हुए उसको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ती है। ममता बनर्जी उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर अब्सटेन करेंगी तो वो न घर की रहेंगी न घाट की रहेंगी। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात पाकिस्तान घुसपैठिए रिजवान अशरफ की कर लेते हैं, जो पाकिस्तान में भी अपराधी है और जिसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि वो यहाँ नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए आया था। वो पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीतिक संगठन तहरीके लब्बैक से जुड़ा हुआ है। उसके पास से धार्मिक किताबों के साथ साथ एक चाकू और छुरा भी बरामद किया गया है। रिजवान वही शख्स है जिसने लाहौर में पिछले साल महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी। डॉक्टर साहब, रिजवान अशरफ का आखिर मकसद क्या? देखिए, ये एक प्यादा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी ये खबर आई है कि जो बिहार में जो मॉड्यूल जो एक्सपोज हुआ है पीएफआई का, ये संगठित हो रहे थे किस चीज को लेकर के? नुपुर शर्मा के नाम पे जी। अब सारे लोग, जज साहब से लेकर के ये लेफ्ट ट्रिब्यूनल कबाल, ये सारे लोग नुपुर शर्मा को दोष दे रहे थे। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है उससे साफ साफ मालूम चल रहा है कि पीएफआई के पूरे नेटवर्क को क्रिएट करने में आईएसआई बहुत बड़ा मददगार है जी। सारे रिसोर्सेज से लेकर के सारी चीज़ों को वो मैनिपुलेट कर रहा है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है गजवा हिंद, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी नेशनल्स, आईएसआई के दलाल, उसके एजेंट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे। और इतना ज़्यादा ये आईएसआई के पूरे डिजाइन में है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ा दो। चूंकि वो डायरेक्टली लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने एक इस तरह के सिविल वॉर क्रिएट करने की कोशिश की है, और जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमान फंसते चले जा रहे हैं। अब इसमें जो खबर आप बता रही हैं, ये उसका ही एक ब्रांच है कि भाई हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी इन लोगों ने हिंदुस्तान को लेकर के इतना लोगों के ब्रेन को वॉश कर दिया है कि लोग आ जा रहे हैं किस चीज़ के लिए? नुपुर शर्मा को मारने के लिए पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, किस बात के लिए? वैसे तो ये कहते हैं कि बड़ा पीसफुल रिलीजन है, धर्म के नाम पे ही इस तरह के काम को ये लोग अंजाम देना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सरकार
राज्य सरकारें, अपोजिशन लीडर्स, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान में शांति चाहते हैं, उनको एक स्वर में ये जो जिहाद है, ये जो बवाल मच रहा है पीएफआई का, ये जो आतंकी संगठन, ये जो स्लीपर सेल्स ये जो बन रहे हैं, इनके खिलाफ हथौड़ा चलाने की आवश्यकता है, बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। इसे किस तरीके से खत्म किया जाए, इसमें एकजुटता दिखाने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।